नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कल हमने अपना भाग एक खत्म किया था और जिसमें हमने उसमें विभिन्न आयामों को जो संवैधानिक प्रावधान थे या आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में हमने वहां पर चर्चा की थी और फिर मैंने आपको आर्टिकल 4 का महत्व भी बताया था। उसके साथ ही मैंने आपको कुछ मिसलेनियस पार्ट भी बताया था, जैसे देशी रियासतों का इतिहास हो, जैसे राज्यों का गठन की बात हो, श्रेणी राज्य हो, या फिर बात करें बाद में जो राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की अध्यक्षता में जिसका गठन किया गया था अक्टूबर 1953 में और दिसंबर 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट भेजी थी या अपनी अनुशंसा दी थी, तो वहां पर हमने इसकी विस्तृत चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको चीजें समझ आ रही होंगी और आप बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। फिर भी दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है कि जिसमें आपको ये अनुशंसा देनी हो या ये सुझाव देना हो कि ये होना चाहिए या यहाँ पर कुछ इस तरीके से कुछ सुधार होना चाहिए, तो आपके सहयोग अपेक्षित हैं और मैं चाहूंगा कि आप उन सुझावों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बिल्कुल दें। और हमारे मैक्सिमम जितने भी साथी हैं सभी को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है। तो यदि इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी साथी को ये लगे कि मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूं, तो आज मैं इसके बाद अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, वहां पर मुझे इंडिविजुअली आप मैसेज कर सकते हैं और वहां से फिर मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दूंगा। जिस ग्रुप के माध्यम से आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी या फिर अर्ली मॉर्निंग या फिर न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पाते, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंस ऐसी जानकारियां होंगी वो चीज आपको वहां पर उपलब्ध करा दी जाएगी। प्लस नोट्स के लिए मैं टेलीग्राम को यूज करूंगा और व्हाट्सएप पे भी कभी कभी मैं डाल दिया करूंगा, लेकिन वहां पर आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी समस्या का वहां पर आपकी समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये तो थी थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बातें। अब चलते हम आज के अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मेजॉरिटी, बहुमत। मैं कहता हूं आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक सुधार नहीं, संवैधानिक संशोधन, साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, स्पेशल विधायी क्षेत्राधिकार, जो भी अलग अलग प्रकार के बहुमत है हमारे यहाँ, किस आधार पर हमारे यहाँ कानून के निर्माण की जो प्रक्रिया है फॉलो की जाती है, हम आज उनके बारे में जानेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे हम अपनी संविधान की इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वो शब्दावलियां आपको बहुत ज्यादा दिक्कत करेंगी और मैं नहीं चाहता कि आप जिस तरीके से बुक्स में पढ़ते थे या फिर किसी अन्य कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, तो वहां पर उन समस्याओं को जैसे आपने सामना किया और चीजें आप छोड़कर चले गए, तो फिर वहां से आपको वो समस्या आनी शुरू हुई और आप अगली चीजें नहीं समझ पाए। क्योंकि मेरा शुरू से इस बात पर फोकस रहा है कि हर चीजें एक दूसरे में इंटरलिंकिंग है, एक दूसरे से परस्पर बंधी हुई हैं। आप चीजों को अलग करके न पढ़ें, ये मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है। चलिए हेडिंग डालते हैं, काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार दोस्तों, वास्तव में अगर हम बात करें बहुमत होता क्या है, सबसे पहले तो यही जान लेना जरूरी है कि किस बहुमत की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको अभी तक संसद का जिक्र किया या फिर मैं केंद्रीय विधायिका कहूं, बात एक ही है। मैं कहूं संसद या मैं कहूं केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, तो बात एक ही है। दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। अब
ये संसद और ये केंद्रीय विधायिका इस बहुमत के प्रकार का कैसे इनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होता है, कैसे ये इसका प्रयोग करते हैं, ये बात हम वास्तव में इस काइंड्स ऑफ मेजोरिटी के प्रकार से हम समझेंगे, टाइप से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। और आप बड़े ध्यान से इसे समझें, क्योंकि जब मैं आगे शब्दावली यूज करूंगा तो सिंपली मैं कह के फॉरवर्ड कर जाऊंगा, तो ऐसा ना हो कि आपके मन में कोई शंका या दुविधा रहे, तो आप इसे बिल्कुल जरूर देखें। संसद और केंद्रीय विधायिका, मैंने आपको इसमें बताया था कि इसमें क्या होते हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, और नंबर 3 राष्ट्रपति। 3 लोग होते हैं हमारी संसद में, लोकसभा एक सदन, दूसरा सदन राज्यसभा और तीसरा सदन राष्ट्रपति। इन तीनों सदनों से जब कोई विधायी प्रक्रिया, जब कोई कानून का निर्माण की प्रक्रिया पास होता है, तब वह कानून बनता है, कानून बनता है। अब लोकसभा में भी पक्ष होगा और लोकसभा में भी विपक्ष होगा। पक्ष और विपक्ष शब्दावलियों को आपको बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। मैंने कहा लोकसभा में भी पक्ष होगा और पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। सेम एज इट इज राज्यसभा में भी पक्ष भी होगा और विपक्ष भी होगा। और राष्ट्रपति, यहां पर हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो की बात। राष्ट्रपति की वीटो की बात वो बाद की बात है। हम हालांकि ये नहीं बात करेंगे पक्ष कौन है विपक्ष कौन है, लेकिन आपको समझने के लिए जरूर चाहिए कि ये पक्ष विपक्ष की बात अगर होती है तो बहुमत का एप्लीकेशन यहां पर कैसे होता है और इनके ऊपर बहुमत का एप्लीकेशन कैसे होगा, ये बात आपको समझनी ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कल आपके सामने ये बात बताई थी कि मैंने कहा कि एक कानून एक्स बनना है, एक कानून एक्स बनना है कि हम ऐसा कहते हैं, इसे ऐसा मान लेते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाए, इक्वल लाया जाए वुमेन्स को मेंस के अंतर्गत बराबर। तो हम यहां पर कि एक्स कानून बनाना है तो हम इसे किससे डिफाइन करेंगे, कानून बनाकर। अब हम उसके कई सारे माध्यम हो सकते हैं, जैसे कुछ प्रावधान हमारे यहां कर रखे हैं कि जैसे पंचायतों में 1/3 उन्हें आरक्षण है, उत्तराखंड में अगर जॉब की बात करो तो उन्हें 30% आरक्षण है। मतलब उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रावधान किए हुए हैं और वो इसी कानून के माध्यम से किए हुए हैं। लेकिन अब हमें यह लगा कि वो जो प्रावधान है वो इनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। अब हमें और कानून बनाने की जरूरत है, यानी हमें और उन्हें सहूलियत देने की जरूरत है। अब यहां पर पक्ष और विपक्ष। अब ये कानून है एक्स जो किसकी बात करता है, वीमेन्स राइट की बात करता है, महिलाओं के अधिकार की बात करता है, वीमेन्स राइट की बात करता है और इसके ऊपर कानून बनाया जाना है। तो यहां पर क्या हुआ कि एक तो पक्ष होगा एक विपक्ष होगा इस लोकसभा में और किसी कानून को बनाना है। तो इस कानून कौन है, एक्स, और ये कौन है विपक्ष, ये कौन है पक्ष। अब यदि पक्ष के लोगों ने बहुमत के आधार पर निर्णय कर लिया तो क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा। यदि इस पार्टी से यानी विपक्ष से वोट ज्यादा पड़े तो कानून क्या होगा, नहीं बनेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो विपक्ष है ये नहीं चाहता कि यह एक्स कानून बने। अब एक्स कानून क्या है, यह कानून महिलाओं के राइट्स के बारे में, वीमेन्स राइट्स के बारे में बात करता है।
लेकिन ये जो पक्ष है ये चाहता है कि हम कानून बनाएं। अब देखो दोस्तों, मैं यहां पर किसी पार्टी का बात नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ इसे एज ए कॉन्सेप्चुअल ही समझें। मैंने कहा कि पक्ष चाहता है कि हम विमेंस राइट के ऊपर कानून बनाएं, लेकिन विपक्ष ने कहा कि हम नहीं चाहते, कि अभी इस कानून की जरूरत नहीं है, आप बाकी जो कानून के निर्माण की विधायी प्रक्रिया है आप उन पर जोर दीजिए, आप उन पर काम कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो वोट पड़े, विपक्ष में सपोज ज्यादा वोट पड़े, पक्ष में कम पड़े, तो क्या होगा, कानून नहीं बनेगा। और यदि पक्ष में ज्यादा पड़े और विपक्ष में कम पड़े तो कानून क्या होगा, बनेगा। और ये किसके आधार पर निर्धारित होता है, बहुमत के आधार पर निर्धारित होता है। किसके आधार पर, बहुमत के आधार पर। अब बात आती है, क्या ऐसा हो जाएगा कि अगर 20 लोग हैं तो 20 लोग के आधे आधे कितने हुए, 10 इधर और 10 इधर, फिर तो टाई होगा। तो हम जिधर 11 कंसीडर करेंगे, जिधर 11 होंगे उधर क्या होगा, यानी जिधर 11 होंगे तो यानी उधर क्या होगा, कानून बन जाएगा, यानी पक्ष में 11 वोट पड़े। यदि विपक्ष में 11 वोट पड़े तो कानून नहीं बनेगा, क्योंकि 11 लोग बहुमत के आधार पर निर्णय किया ना, क्योंकि 11 लोग ये चाहते हैं कि ये कानून ना बने। तो किसके आधार पर ये बात तय होगा, बहुमत के आधार पर। अब दोस्तों कहानी यहां से मेरी स्टार्ट होती है कि ये बहुमत भी हमारे यहां 4 प्रकार के होते हैं। ये बहुमत भी हमारे यहां 4 प्रकार के होते हैं कि वास्तव में बहुमत होते क्या है। क्या सिर्फ, अगर आप इसे नोट डाउन करें, मैं फिर आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। चलिए, जैसे मैं कहूं कि इस एक्स कानून पर 20 लोग हैं और ये कानून बनाना चाहते हैं, और इधर कितने हैं, 10, और इधर कितने हैं, 10। तब तो कानून नहीं बनेगा, क्योंकि 10 पक्ष में है और 10 विपक्ष में है। लेकिन यदि एक इधर से इधर आ गया तो इधर कितने हो गए, 11। तो यानी क्या होगा, विपक्ष चाहता है कानून न बने, तो क्या हो जाएगा, एक्स कानून नहीं बनेगा। यदि इधर 10 में से एक इधर आया तो पक्ष में कितने हो गए, 11 वोट हो गए, तो यानी एक्स क्या होगा, कानून बनेगा। इतनी बात आपको समझनी है। अब सवाल ये है, मैंने ये कहा, क्या सिर्फ 11 लोगों के चाहने से काम हो जाएगा? क्या सभी प्रकार के कानून ऐसे हैं, क्या सभी प्रकार के कानून ऐसे हैं जिनमें 11 लोग यदि एक तरफ सहमति जता देंगे तो वो कानून बन जाएगा? ऐसा दोस्तों हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर है उसमें ये चीज फॉलो नहीं होती। हमारे यहां कई प्रकार के बहुमत की बात की गई है। किसी में 11 चाहिए, किसी में 11 से कम में भी काम चल जाएगा, हालांकि 50+1 जरूर चाहिए। 11 से कम का मतलब अभी हम समझेंगे क्या, क्यों कहा मैंने। तो किसी में हमें 15 भी चाहिए होंगे, किसी में हमें 16 भी चाहिए होंगे, किसी में हमें 13 भी चाहिए होंगे, तो ये हमें जरूर चाहिए। तो इन जो बहुमत की बात की गई है ये होते हैं काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी, यानी बहुमत के प्रकार। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब बात करते हैं हम आगे कि काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी और बहुमत के प्रकार वास्तव में होते क्या है। जैसे देखो, हमारे यहां जो काइंड्स ऑफ मेजॉरिटी होता है, नंबर 1 होता है सिंपल मेजॉरिटी। इसे हम ऑर्डिनरी या फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं। फंक्शनल मेजॉरिटी भी कहते हैं। दोस्तों आप इंग्लिश से बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं
जो आजकल पेपर में ज्यादातर इंग्लिश में ही प्रचलित हो चली है। हालांकि मैं हिंदी मीनिंग भी मैं खुद भी हिंदी माध्यम से हूं, तो मैं हिंदी मीनिंग भी फिर भी लिख दिया करूंगा, लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत हो कि ये इंग्लिश में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है, तो शायद इसलिए मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, और इसे हम हिंदी में जानते हैं साधारण बहुमत। नंबर दूसरी हमारे यहां होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसे कहते हैं प्रभावी या असरदार बहुमत, असरदार बहुमत। और नंबर थर्ड होता है हमारे यहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसे कहते हैं दोस्तों हम पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। और नंबर 4 होता है हमारे यहां स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी इसे हम कहते हैं विशेष या विशिष्ट बहुमत। इतनी बात आपको और ध्यान रखना, स्पेशल मेजॉरिटी को ही विशेष या विशिष्ट बहुमत कहा जाता है। आप बिल्कुल कभी भी कंफ्यूज ना करें कि विशिष्ट अलग है या विशेष अलग है। सपोज आपके घर कोई मेहमान आया तो आप उसे विशिष्ट कहें या विशेष कहें, बात एक ही है। हमेशा चीजों को व्यवहारिक लेवल पर समझें, आप ज्यादा कंफर्ट होंगे अपनी स्टडी करने के लिए यदि आप चीजों को व्यवहारिक दृष्टि से देखेंगे और व्यवहारिक दृष्टि से ही उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं आपसे भी इसे इसलिए शेयर करता हूं कि चीजों को बहुत ज्यादा टफेस्ट लेवल पर जाके समझने की बिल्कुल और बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीजें आपके बिल्कुल व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो आप वहीं से उन्हें समझने का प्रयास करें। स्पेशल मेजॉरिटी भी 3 प्रकार की होती है हमारे यहां। नंबर 1, अंडर आर्टिकल 243, अंडर आर्टिकल 61 और अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 ठीक है। हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और ठीक है, देखिए मैंने कहा सिंपल मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी या फंक्शनल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी या असरदार बहुमत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत, और स्पेशल मेजॉरिटी स्पेस या विशिष्ट बहुमत। मैंने बताया आपको स्पेशल मेजॉरिटी 3 प्रकार की होती है। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 243 नहीं 249, सॉरी से 243 नहीं 249। स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61 और स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। यानी ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया ना, इसे आप समझेंगे कि अनुच्छेद 249 में जो बात की गई है, जिस बहुमत की बात की गई है, वो कौन सी बहुमत होगी? स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। अंडर आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में जो बात की गई है, जिस बहुमत की बात की गई है, वो किसमें आएगी? विशिष्ट बहुमत या विशेष बहुमत 61 के अंतर्गत। अंडर आर्टिकल 368 यानी जिस बहुमत की बात अंडर आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 में की गई है, उसे क्या कहेंगे हम? विशिष्ट बहुमत या विशेष बहुमत। ये बात आपको यहां तक याद रखनी। अब हम चलते हैं आगे। ये जो 3 हैं,
ये जो 3 प्रकार के बहुमत हैं, इनमें दोस्तों जो कंसेप्ट लागू होता है वो होता है 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 का कंसेप्ट इनमें लागू होता है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी। अभी हम, आप घबराए नहीं, अभी हम इसे एग्जांपल से समझेंगे, आपको चीजें क्लियर होंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि मैं कोई भी कंफ्यूजन लूप होल न छोड़ूं, मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा। स्पेशल मेजॉरिटी ये क्या होती है? ये होती है नॉट लेस देन, नॉट लेस देन 2/3। हम ये भी समझेंगे कि 50% प्लस 1 का, इसमें 50% प्लस 1 कैसे अलग होती है, इसमें अलग कैसे होती है, और इसमें अलग कैसे होती है, इन हम तीनों को एड्रेस करेंगे अभी। और नॉट लेस देन 2/3 ये क्या होता है कि यहां पर कैसे यूज होती है, यहां पर कैसे यूज होती है, और यहां पर कैसे यूज होती है, इसको भी हम आगे की क्लासेस में, अभी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इसकी हम चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से समझे, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, मैं अब इसे छोटा करके लिख रहा हूं। सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, इतनी बात। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन कि कैसे 50+1 और कैसे 2/3 से लेस देन, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपके एक एग्जांपल रखूं सामने कि आपको एक क्लासरूम दे दिया जाए और उस क्लासरूम की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितने बच्चों की है? 100 बच्चों की है। यानी उस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठा सकते हैं? 100 बच्चे बैठा सकते हैं। और आपने एडमिशन क्या किया? अनाउंस कर दिया कि भाई 100 बच्चों के ऊपर क्या 100 बच्चों का क्या लिया जाएगा, हमारे यहाँ 100 बच्चों की क्षमता है, तो 100 बच्चे हमारे यहाँ आए, एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई को करें। अब आपने अनाउंस कितने पर किया? आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है? 100 की। आप 100 बच्चे ले सकते हैं अपने यहां, लेकिन आपने जो अनाउंस किया, आपके यहां जो बच्चे आए वो कितने? 80 आए। यानी अब आप जो अपनी क्लास का संचालन करेंगे वो कितने बच्चों के साथ करेंगे? 80 के साथ। यानी अब आपकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी हुई? 80। 80 के बाद 4 बच्चे क्या हुआ? 4 बच्चों ने कुछ दिन पढ़ने के बाद अपना जो एडमिशन था वो रद्द करा लिया, वो नहीं आए या घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपके यहां कितने बच्चे बचे? 76। खेल यहीं तक था। अब आप इसे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल में देखिए। मैंने कहा कि टोटल कैपेसिटी कितनी है आपके यहां? 100। एडमिशन कितने पर अनाउंस किया आपने? 80। यानी 80 एडमिशन आपके यहां आए और 4 बच्चे कुछ दिन के बाद क्या हुआ?
चले गए, तो अब कितने बचे आपके पास? 76। ठीक है, ये तो था जो हमने एग्जाम्पल की बात की। अब मैंने कहा टोटल कैपेसिटी आपके पास 100 है और एडमिशन यानी 80, तो यानी इसे मानेंगे हम टोटल स्ट्रेंथ और इसे हम मानेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ। तो दोबारा फिर समझें, इसे हम समझेंगे। मैंने कहा टोटल कैपेसिटी कितनी है? 100। एडमिशन कितने पर आया? 80 पर। 4 बच्चे चले गए, बचे कितने? 76। यानी अगर आपसे अब कोई पूछे कि आपके यहां जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी? 80। कैपेसिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसे आप छोड़ भी देना। कैपेसिटी एक निर्धारित करता रेखा होती है, उसे आप छोड़ दो। तो टोटल स्ट्रेंथ हमारे यहां कितनी हुई? 80। और 4 बच्चे चूंकि कुछ दिन के बाद अपना एडमिशन करा के चले गए, तो आपके यहां जो प्रभावी जो संख्या है, अब वास्तव में अगर आप देखें जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो कितने बच्चों का होगा? 76 का होगा। 76 का ही तो करेंगे ना, क्योंकि 80 में से 4 तो चले गए। अब जब 4 चले गए तो प्रभावी कितने होंगे, यानी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? 76। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? 80। यहां तक बात उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब दोस्तों इसे समझे आप अपनी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं वहां से। हमारे यहां टोटल कैपेसिटी लोकसभा में कितनी है? 552। लेकिन आपने देखा होगा जो इलेक्शन अनाउंस होते हैं कितने आते हैं? 545 या 543, क्योंकि 2 मेंबर अभी मैं बताऊंगा आपको एंग्लो इंडियन होते हैं, उनकी हम चर्चा बाद में करेंगे, अभी मैं नहीं करूंगा, तो अलग चीज है। इसे मैं कर देता हूं। यानी 543 पर आपने क्या किया? इलेक्शन घोषित किया कि भाई 543 सीटों पर क्या होगा? इलेक्शन होगा, और 543 पर लोकसभा में चुनकर मेंबर आएंगे। अब क्या हुआ कि 543 मेंबर हमारे यहां आ गए चुनकर। अब क्या हुआ कि सपोज सदन चलना है और सदन की बैठक होनी है। सदन की बैठक तो सदन का सत्र चलना है, ज्यादा सही होगा। सदन का सत्र चलना है, वहां पर वही बात है कि कानून बनना है, इसीलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस करके आया था। वहां पर कानून बनना है, तो कानून की अगर हम बात करें तो सभी आगे बैठेंगे। अब क्या हुआ कि इतना सदन चला तो 4 लोगों ने, 4 लोगों या 4 हो, 10 हो, 20 हो, सपोज 10 लोगों ने क्या दिया? वहां पर इस्तीफा दे दिया। वो आगे एमपी एमएलए नहीं बनना चाहते, या किसी की डेथ हो गई, या फिर किसी ने अन्य कारण से, क्या सपोज दैट एक्स वाई जेड कुछ भी अन्य कोई कारण रहा हो, तो 10 लोगों ने क्या किया? वहां से इस्तीफा दे दिया, यानी अब वो इसके सदस्य नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूं, सपोज मैं संख्या ले लेता हूं कि 3 लोगों ने ऐसा किया कि 2 की डेथ हुई, 1 ने इस्तीफा दे दिया। अब हमारे यहां कितनी संख्या बची? 540। तो अब जो कानून का निर्धारण होगा वो कितने पर होगा? 540 पर होगा। यानी अगर इसे हम डिवाइड 2 से करेंगे तो 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 2 70, यानी +1, क्योंकि 50+1 कहा मैंने, 50% +1। तो जिधर 271 होंगे उधर क्या होगा? यहां लिखिए, जिधर 271 होंगे उधर क्या होगा? कानून बनेगा। तो हमारे यहां आप देखें, अगर मैं बात करूं टोटल स्ट्रेंथ की, टोटल स्ट्रेंथ हमारे यहां कितनी है? 543। लेकिन 3 चूंकि चले गए और हमारे इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी आई? 540। तो यही तो मैंने कहा है, टोटल कैपेसिटी को छोड़ दो, हमारे यहाँ टोटल कैपेसिटी कितनी है? 552। यानी हमारे यहाँ लोकसभा में सदस्य कितने आ सकते हैं? टोटल 552 तक आ सकते हैं, जब तक परिसीमन दूसरा नहीं होता। और यदि अगर हम टोटल अब की बात करें, अभी कितने पर जो इलेक्शन अनाउंस होता है वो कितने पर होता है? 543 पर। तो बहुमत का आंकड़ा कितना? जिसके पास 272 होंगे वो सिंपल सी बात है अपना सरकार बनाने की पोजीशन में होगा। और चूंकि मैंने कहा कि 4 जैसे ही कोई कानून सरकार के लिए तो उतने चाहिए। अभी जैसे एब्सोल्यूट में आप समझेंगे, सरकार के लिए तो एब्सोल्यूट
मेजोरिटी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी कानून का फॉर्मेशन होना है, किसी लॉ का फॉर्मेशन होना है, किसी विधि की निर्माण प्रक्रिया को अंजाम दिया जाना है, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये जो तीन लोग गए, अब कानून का जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होगी वो कितने पर होगी? 540 पर। इतनी बात आपको ध्यान रखना। देखो अब चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों मैंने आपको जो सिंपल मेजोरिटी कहा, एक बात और ध्यान रखना, आप किसी भी सदन को चलने के लिए टोटल स्ट्रेंथ का 1/10% चाहिए और वो सदन चल पड़ता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसे मैं रफ करता हूं थोड़ा। मैंने छोटा एग्जांपल इसलिए है क्योंकि आप बेहतरी से समझे, क्योंकि ये काफी आपके लिए टिपिकल हो जाएगा अगर मैं इससे समझाने का प्रयास करूंगा। आप यहां से समझें, फिर इसे आप घर में बैठकर एक बार इंप्लीमेंट करें, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखो दोस्तों, मैंने बताया कि 1, 2 और 3 इनमें क्या कंसेप्ट चलता है? 50% प्लस 1 का कंसेप्ट चलता है, यानी 50% से ज्यादा होना चाहिए। अब सिंपल मेजोरिटी में किसका 50%, इफेक्टिव मेजोरिटी में किसका 50% और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में किसका 50%, ये सवाल आते हैं। और यही कहा था मैंने कि 50-50% का जो कंसेप्ट होगा वो अलग होगा बिल्कुल। और मैंने आपको एक चीज और बताई कि टोटल स्ट्रेंथ का अगर 1/10 हो तो क्या होगा? सदन चल पड़ता है। अब देखो दोस्तों, सपोज ये 76 लोग हैं, यहां पर सदन में। अब सदन में 20 लोग क्या हुए? 20 लोग अब्सेंट हैं। सदन में कितने लोग आए? 50 लोग आए। 50 लोग आए ना सदन में, सॉरी 56 लोग आए। और मैंने आपको कहा कि किसी लॉ का फॉर्मेशन होना है, लॉ क्या है? एक्ट है। अब इस पर वोटिंग होनी है, यानी अब मैंने कहा कि ये सदन है और यहां पर 56 लोग बैठे हुए हैं, यानी अब कहा कि भाई ये एक्स कोई कानून है, ये कानून बना है ह्यूमन राइट्स के लिए, तो इन 56 लोगों को क्या करना है? वोट करना है। तो आप इस पर वोट करें, तो यानी जिधर 29 होंगे उधर क्या होगा? कानून हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक टेक्निकल पॉइंट और आता है, जो बहुमत गिना जाता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। आप प्रेजेंट हैं लेकिन आपने अगर वोट किया तो आप कंसीडर नहीं किए जाएंगे। मैं दोबारा फिर आपको एक बात समझाता हूं कि अगर इस कानून का फॉर्मेशन का अगर निर्धारण होना है, तो मैंने कहा कि 56 लोग हैं और 56 लोग का आधा कितना होता है? 27, हाँ 28 और 29 दूनी 58, क्योंकि भिन्न में हम अगर वोट की बात करें तो सजीव की बात करें, निर्जीव की बात तो करेंगे नहीं कि उसे आधा किया और अलग करके क्या कर दिया हमने, आधा इधर कर लेते हैं और आधा इधर कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर हम सजीव की बात करते हैं तो जिधर पूर्ण होगा उधर ही करेंगे, यानी 28 दूनी 56 तो क्या होगा? टाई हो जाएगा। तो यानी हमें 29 एक साइड लेने पड़ेंगे अगर हमें कानून का फॉर्मेशन करना है। तो यदि अगर हमें अगर विपक्ष में 29 हो गए तो क्या होगा? कानून का फॉर्मेशन नहीं होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब 56 लोगों में से क्या हुआ? 6 लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। सॉरी, तो 56 लोग कितने थे? सदन में मौजूद थे। और सदन में अगर लोग मौजूद थे, 6 लोग क्या हुए? इन 6 लोगों, ये जो 6 लोग हैं, 1 2 4 5 6 लोग अपनी ही चेयर पर बैठे रहे और वो वोट देने के लिए नहीं उठे। अब जब वो वोट देने के लिए नहीं उठे तो अब कितना वोट किन्होंने दिया? प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो वोट कितनों ने दिया? यानी प्रेजेंट भी है और वोट भी दिया। हम बहुमत का आंकड़ा किस पर गिनते हैं? सिंपल मेजोरिटी। इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं ये समझा रहा हूं आपको, सिंपल मेजोरिटी। तो हम बहुमत का आंकड़ा कितने पर तय करते हैं? 50% +1 पे। तो हम किसका 50% +1? प्रेजेंट एंड वोटिंग का।
दोबारा फिर मैंने आपको कहा कि एडमिशन 70 पाए, टोटल स्ट्रेंथ हमारे यहाँ कितनी है 80। मैंने कहा 4 चले गए मतलब 4 ने इस्तीफा दिया, डेथ हुई, जो भी हुआ लाना फलाना वो अलग चीज है। तो यहाँ कितने बचे 76 बचे। 76 में से 20 अब्सेंट है। उन्होंने कहा जिस दिन कानून का निर्माण होना है तो हम जाते ही नहीं, अब वो गए नहीं, तो आप कितने बचे 56 में से भी कितने 56 लोग सदन में मौजूद हैं। अब कानून पर किसी कानून पर मत होना है, क्योंकि बहुमत के आधार पर हमारे यहाँ कानून प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। तो जब मत देना है तो हमारे यहाँ कितने 6 लोगों ने क्या किया अब्सटेनिंग ऑफ वोटिंग, यानी उन्होंने वोट का बहिष्कार किया। अब जब वो अब्सटेन रहे यानी वो बैठे रहे, उन्होंने वोट ही नहीं किया, वो बोले कुछ नहीं बोले, आराम से बैठे हैं और उन्होंने वोट नहीं किया, तो वोट कितने लोगों ने किया 50 ने किया, तो परसेंट एंड वोटिंग कितनी 50। तो अब बहुमत का आंकड़ा दोस्तों कितना होगा आप समझ गए होंगे। जिधर 26 वोट पड़ जाएंगे, जिधर 26 वोट पड़ जाएंगे उधर क्या होगा कानून बन जाएगा। यह होता है सिंपल मेजोरिटी में, और यही होता है दोस्तों साधारण विधायी क्षेत्राधिकार, जिसकी मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था कि साधारण विधायी क्षेत्राधिकार क्या होता है, ये होता है, यानी 26 वोट जिधर पड़ जाएंगे उधर कानून बन जाएगा। इतनी बात। अब इफेक्टिव मेजोरिटी, मैंने इसमें भी कहा कि ये 50% +1 किसका, तो अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इफेक्टिव कितने हैं हमारे यहां 76, तो यानी 76 का अगर आधा करें कितना बैठेगा 38, और 38 क्योंकि टाई होगा तो यानी +1, क्योंकि 50% +1 की बात करते हैं हम, तो जिधर 39 होंगे उधर क्या होगा कानून बन जाएगा। क्योंकि अलग अलग प्रक्रिया होते हैं, मैं जब अभी इसका बिल्कुल विस्तृत रूप आपके सामने चर्चा करूंगा कि सिंपल मेजोरिटी कहां यूज होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी कहां यूज होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहां यूज होती है और स्पेशल मेजोरिटी कहां यूज होती है, अभी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने 2 या 3 लेक्चर इस पर प्लान कर रखे हैं और यहां से आपका सवाल कई बार बनता है और जिसे कि आप गलत ना करें। मैं आपको दोस्तों वास्तव में बताऊं, चाहे यूके SSS हो, चाहे यूपी SSS हो, या आप जो भी सिविल्स के एग्जाम होते हैं आप सभी एग्जाम्स को भरें। आप ये मत सोचें कि ये चीज है। और एक बात मेरा आपको एक और सुझाव रहेगा, यदि आप सिविल्स की तैयारी करते हैं, यदि आप जैसे कि समूह में समीक्षा अधिकारी हुआ, लोअर PCS हुआ, अपर PCS हुआ, दोस्तों एग्जाम टफ नहीं है। आप सभी फॉर्म भरें, आपकी तैयारी अगर सही दिशा में है तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आप सफल जरूर होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है और मैं इसे फॉलो भी करता हूं, आप भी जरूर करें, मेरा आपसे यह भी अनुरोध रहेगा। तो हम कहां थे, हम यहां थे। मैंने कहा कि इफेक्टिव मेजोरिटी में, अब इफेक्टिव कितना, मैंने आपको बता इफेक्टिव कितने थे हमारे यहाँ 76, क्योंकि 4 तो चले गए थे, तो जब 4 चले गए थे तो इफेक्टिव मेजोरिटी हमारे यहाँ जिधर 39 आ जाएंगे उधर क्या होगा कानून फॉर्मेशन हो जाएगा एब्सोल्यूट। ये 50+1 किसका, ये 51+1 किसका, ये होगा टोटल स्ट्रेंथ का, यानी जितनी पर हमने एडमिशन अनाउंस किए थे, एडमिशन अनाउंस किए थे। अब इसके लिए हमें कितना चाहिए 80 का हाफ कितना होगा 40, और मैंने बताया 50% +1, तो यहां कितने चाहिए 41। अब देखो दोस्तों कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि सब में आधे से एक अधिक, लेकिन सिंपल मेजोरिटी में अगर आपके पास 26 वोट आ गए तो काम चल गया। इफेक्टिव मेजोरिटी में आपके पास 39 वोट चाहिए तब काम चलेगा, और इफेक्टिव एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आपको 41 वोट चाहिए तब काम चलेगा, है ना अलग अलग, लेकिन कंसेप्ट 50% +1 का ही है। कंसेप्ट क्या है, अगर देखा जाए सैद्धांतिक तरीके से देखा जाए तो क्या आधे से एक अधिक, लेकिन किसका आधे से एक अधिक, सैंपल साइज। इसे हाँ एक शब्दावली आप यूज करना, इस 50% +1 का हम लेते हैं सैंपल साइज, सैंपल साइज। अब ये सैंपल साइज कौन, यहां पर सैंपल साइज क्या होगा 50, यहां पर इफेक्टिव मेजोरिटी में सैंपल साइज क्या होगा 76, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सैंपल साइज क्या होगा 80, और इसी के आधार पर क्या करते हैं हम 50% +1 देखते हैं। तो इसी के आधार पर जब हमने सैंपल साइज 50 देखा, प्रेजेंटेड वोटिंग तो कितना हुआ 26, और जब हमने सैंपल साइज 76 देखा तो सैंपल साइज 50% +1 कितना हुआ
39। और जब हमने सैंपल साइज 80 देखा तो 50% प्लस 1 कितना हुआ? 40 प्लस 1 यानी 41। ये बात थी तीनों की। अब हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल मेजोरिटी में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसे नोट डाउन करें और समझे एक बार हो। मैं दोस्तों वास्तव में बताऊं, ये चीज इतनी इजी नहीं है जितने इजी वे में मैंने आपके सामने रखी है। आप वीडियो को कम से कम एक बार सुने, 2 बार सुने, तब जाके लिखने का प्रयास करें और अपनी लैंग्वेज में अपने आप लिखें। जैसे मैंने मेहनत करके आपके सामने ये बिना देखे चीजों को लिखा है, फिर भी आपको लगे तो तब आप वीडियो को रिकमेंड करें। पहले वीडियो को कम से कम एटलीस्ट 2 बार जरूर सुने, 2 बार जरूर देखें ध्यान से, तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप इसे बिल्कुल बेहतर ढंग से कर पाएंगे, क्योंकि ये काफी टफ टास्क था और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मेरा आपसे भी यही अनुरोध है कि आप इसे जरूर अपनी लैंग्वेज में अपने आप कर जरूर देखें। और उसके बाद भी मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर उसके बाद भी आपको कोई समस्या आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, व्हाट्सएप पर लिखें। मैं इंडिविजुअली कॉल करके या फिर क्लास के माध्यम से ही मैं इस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आप यहां से लिखें, इसे स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, ये बात मैं बात कर रहा था एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताऊं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी सदन के अंदर इनर इन द हाउस ये कभी भी यूज नहीं होती। क्यों नहीं होती मैं आपको बताऊं, ये हमेशा सरकार का निर्धारण करने में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहां टोटल स्ट्रेंथ कितनी है लोकसभा की? 552। चुनाव कितने पर होते हैं? वैसे कितने हैं हमारे यहाँ? 545, लेकिन चुनाव कितने पर होते हैं? 543 पर। तो हमारे यहाँ बहुमत का आंकड़ा कितना है? 272। दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि सरकार के निर्धारण की बात हो तो ये जो 2 इसमें एक्स्ट्रा हैं, जो मैंने आपके सामने 2 कम करके लिखे हैं, ये 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। और वास्तव में बताओ आर्टिकल 332 के तहत ये होते हैं। और हमारे यहाँ वास्तव में मैं आपको बताऊं, इस बार एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया गया है अभी की लोकसभा में। ये जो करंट की न्यूज है मैं आपके सामने रख दिए देता हूं। तो ये कितने पर? 543। तो हमारे यहाँ बहुमत का आंकड़ा अगर आपको कभी भी बताना हो तो कितना बताएंगे? बहुमत का आंकड़ा 272। यानी जो पार्टी 272 ले आएगी तो उसका क्या हो जाएगा? बहुमत हो जाएगा। वो सरकार यानी वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेबल होगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कभी भी सदन के अंदर यूज नहीं होती है, सदन के बाहर ही सरकार का निर्धारण करने में यूज होती है। इतनी बात मुझे आपको इसके बारे में बतानी थी। और इसे भी आप ध्यान से पढ़े। 552 टोटल कैपेसिटी है। हमारे यहाँ कितने सदस्य आ सकते हैं? 552 लोकसभा, 500 ज्यादा से नहीं। लेकिन वर्तमान में कितने? 545, इतने ही पढ़ते हैं। लेकिन एक बात और मजे की बात बताऊं आपको, ये 2 जो एंग्लो इंडियन है ये इस बार मनोनीत नहीं किए गए। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं हमारे? 543। इतनी बात। और बहुमत के लिए कितना चाहिए? 272। अब सपोज किसी के पास 272 नहीं है तो क्या होगा? गठबंधन बनता है। फिर कहते हैं कि इतनी, अब सपोज 4 पार्टी हैं, 1 2 3 4,
इन चारों ने मिलकर कहा कि हमारे पास 272 का जादुई आंकड़ा है और राष्ट्रपति महोदय आप हमें सरकार बनाने के लिए बुलाए, तो फिर क्या होगा, 272 का आंकड़ा पूरा होगा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति उस बहुमत वाली पार्टी को सरकार के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इतनी बात। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। देखो दोस्तों, स्पेशल मेजोरिटी की अगर हम बात करें, मैंने आपको ये बताया था अंडर आर्टिकल 249। अभी इस तरह हम इसे आप पढ़ेंगे कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, यानी जितने वोट कर रहे हैं और जितने प्रेजेंट है और जितने वोट दे रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए, तभी इस आर्टिकल के तहत क्या है, कानून निर्माण हो सकता है, यानी स्पेशल मेजोरिटी के अंतर्गत आएगा। दूसरा मैंने आपको बताया आर्टिकल 61, ये क्या है, ये टोटल नंबर का 1/2 और आर्टिकल 60 के तहत दोस्तों इस पर ये एकमात्र प्रकार की ऐसी बहुमत है जो केवल हमारे यहाँ आर्टिकल 61 में स्पेशल मेजोरिटी दी गई है। जैसे यदि अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो यहां पर जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए, मैंने आपको कितना बताया, टोटल स्ट्रेंथ हमारे यहाँ कितनी थी 80, तो यहां पर जो टोटल स्ट्रेंथ चाहिए वो कितनी चाहिए 50 + 1 यानी 41, सॉरी 2/3 होगा इसका। हाँ, नॉट लेस देन 2/3, तो 80 का 2/3 जितना भी होगा और 50% + 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो उतना होगा 8 दूनी 16 और 5 4 15 और 3 यानी 53 या 54 वोट जिधर 53 + 1 54 वोट जिधर पड़ जाएंगे इस 80 में से, उधर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 61 क्लियर हो जाएगा। और मैंने आपको एक बताया था आर्टिकल 368, ये भी दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये भी कभी अकेले इंप्लीमेंट नहीं होती। हाँ, आर्टिकल 368 जो इंप्लीमेंट होती है वो आर्टिकल 249 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ होती है, मेजोरिटी के साथ होती है। इतनी बात आप समझे। मैंने आपको बताया कि सिंपल मेजोरिटी मैंने आपको, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी मैंने आपको 3 प्रकार की बताई, अंडर आर्टिकल 249 तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का कितना 2/3, और आर्टिकल 61 के तहत कितना टोटल नंबर हमारे यहाँ कितने कंसीडर किए थे 80, और कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा, टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, तो 80 थे, तो 80 का 2/3 कितना होगा, लगभग 53 या 54, तो जिधर 54 पड़ जाएंगे 80 में से, उधर क्या होगा, आर्टिकल 61 का इंप्लीमेंट हो जाएगा। और आर्टिकल 368 कभी भी अकेले यूज नहीं होती, ये हमेशा आर्टिकल 249 प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ होती है। इतनी बात आप अपने संज्ञान में रखेंगे। अब हम यहां से, क्योंकि ये ज्यादा मेजर पोर्शन था जो आपको मुझे समझाना था, कल हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से कहां पर सिंपल मेजोरिटी का यूज होता है, कहां इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और हम एक एक करके आर्टिकल 249, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 368 को कल हम इसमें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं कल।